मैंने उस लड़की के सिर पर वार कर उसे बेहोश किया और अपनी गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले गया। वहां मैंने उसका बलात्कार किया, उसे टॉर्चर किया। वो लड़की दर्द से तड़प रही थी, मगर मुझे उस पर कोई दया नहीं आई। जब मेरा मन भर गया, तब मैंने उसका सर धड़ से अलग किया और उसकी लाश को वहीं फेंक कर उसका सर एक यादगार के तौर पर अपने घर ले गया। कुछ दिनों बाद में वापस उसकी लाश के पास गया और उसकी लाश का भी बलात्कार किया। मैंने उसकी लाश का कई बार और कई दिनों तक बलात्कार किया, जब तक उसकी डेड बॉडी सड़ नहीं गई। Hello dear viewers and welcome to my channel. Sorry for such a disturbing audio मगर आज की कहानी भी इतनी ही डिस्टर्बिंग है। आज की क्राइम डॉक्यूमेंट्री अमेरिका के नोटोरियस सीरियल किलर टेड बंडी की है। टेड बंडी का जन्म 24 नवंबर 1946 बर्लिंगटन वर्मोंट में हुआ था। 3 साल की उम्र तक बंडी को लगता था कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स ही उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। मगर जब उसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट मिला तब उसे पता चला कि जिसको वो अपनी बहन मानता है वो एक्चुअली उसकी बायोलॉजिकल माँ है। एंड उसके बायोलॉजिकल डैड कौन है ये बात वो कभी जान नहीं पाया, बिकॉज ऑफ विच ही रिजेंटेड हिज मदर एलेनर लुइस कावेल। बंडी बचपन से ही डिस्टर्बिंग बिहेवियर एग्जिबिट करता था। जूलिया कावेल, जो बंडी की आंट थी, उन्होंने बताया कि जब भी वो रात को नींद से जागती थी तो वो अपने आप को चाकुओं से घिरा हुआ पाती और उसका 3 साल का नेफ्यू बंडी उसके बेड के पास खड़ा होकर मुस्कुराता रहता था। बंडी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत प्यार करता था, स्पेशली हिज ग्रैंडफादर सैमुअल। पर बंडी और उसकी फैमिली ने लॉयर्स को बताया कि उसके ग्रैंडफादर सैमुअल एक बुली थे। वो अपनी पत्नी को मारते थे, जानवरों से दुर्व्यवहार करते थे। He was also racist and had xenophobic attitude. बंडी की मां लुइस ने 1951 वॉशिंगटन में जॉनी कल्पेपर से शादी की। जॉनी ने बंडी को फॉर्मली अडॉप्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली बंडी को अपने स्टेप डैड कभी पसंद ही नहीं आए। बंडी said, "Johnny isn't my real father. He isn't very bright and doesn't make much money." सैंडी होल्ट ये बंडी की बचपन की नेबर थी और उन्होंने बताया कि बंडी एक बुली था। ही वॉज अ मीन स्पिरिटेड किड। उसे लोगों को दर्द देना और फिर उन्हें तड़पते हुए देखने में बहुत मजा आता था। हाई स्कूल में बंडी को 2 बार अरेस्ट किया गया फॉर बर्गलरी एंड मोटर व्हीकल थेफ्ट। व्हेन ही टर्न्ड 18 उस पे लगे सारे चार्जेस पुलिस रिकॉर्ड से हटा दिए गए, क्योंकि यही वॉशिंगटन का कस्टम था। 1966 में ग्रेजुएशन के बाद बंडी वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन टू स्टडी चाइनीज। 1967 में वो अपनी क्लासमेट डायन एडवर्ड्स के साथ रिलेशनशिप में आ गया, आफ्टर विच इन 1968 ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज। एंड अनफॉर्चुनेटली इन द सेम ईयर डायन एडवर्ड्स ने बंडी से ब्रेकअप कर लिया, ये कहकर कि वो इमेच्योर है एंड ही लैक्स एम्बिशन। 1969 में बंडी की मुलाकात एक सिंगल मदर एलिजाबेथ क्लोपफर से हुई। क्लोपफर यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन में सेक्रेटरी थी। क्लोपफर की बेटी का नाम मॉली था और बंडी मॉली के लिए फादर फिगर बन गया। मगर बाद में मॉली ने बताया कि बंडी 7 साल की उम्र से उसे अब्यूज करता आ रहा है। वो उसे मारता है, उसे इनअप्रोप्रिएटली टच करता है इन द नेम ऑफ प्लेइंग गेम्स। 1973 में जब बंडी काम से कैलिफोर्निया गया तो उसकी मुलाकात अपनी एक्स गर्लफ्रेंड डायन एडवर्ड से हुई एंड ही स्टार्टेड डेटिंग हर अगेन व्हाइल स्टिल बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद एलिजाबेथ क्लोपफर। 1974 में बंडी ने डायन एडवर्ड्स से सारे रिश्ते तोड़ दिए। बंडी सेड डायन एडवर्ड्स के साथ वापस रिलेशनशिप में आना उसका प्लान था। वो डायन को उसी तरह डंप करना चाहता था जैसे डायन ने उसे डंप किया था। He just wanted revenge. मर्डर्स की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है। बंडी ने मर्डर्स की अलग अलग कहानियां अलग अलग लोगों को सुनाई है, बट इट इज बिलीव्ड कि उसने अपना फर्स्ट मर्डर अपने टीनेज ईयर्स में किया था। बंडी के डॉक्यूमेंटेड होमिसाइड के हिसाब से उसने फर्स्ट मर्डर 1974 में किया था व्हेन ही वाज 27 years old. February 1st, 1974, बंडी एक 21 year old लिंडा एन हीली के बेसमेंट रूम में घुसा। बंडी ने एन को तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गई।
बेहोश होने के बाद बंडी ने उसे ब्लू जीन्स पहनाई और वाइट कलर का ब्लाउज पहनाया और अपने साथ एक सुनसान जगह लेकर गया। उस सुनसान जगह बंडी ने एन का बलात्कार किया और उसे जान से मारकर उसकी बॉडी को वहीं फेंक दिया। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1974, 6 स्टूडेंट्स गायब हो चुके थे। 12th March, Donna Grail Manson, 19 years old. 17th April, Susan Elaine Rankert, 18 years old. 6th May, Roberta Kathleen Parks, 22 years old. 1st June, Brenda Carol Bowl, 22 years old. 11th June, Jorgen Hawkin, 18 years old. जब जॉर्गन हॉकिंस की डिसअपीयरेंस रिपोर्ट पब्लिक की गई, तब कई विटनेसेस सामने आए। विटनेसेस ने बताया कि एक हैंडसम आदमी क्रूथिस में ब्रीफकेस लेकर हॉकिंस के डॉर्मेट्री के बाहर खड़ा था। एक दूसरी विटनेस ने बताया कि उसके पास एक कार थी, अ लाइट ब्राउन वोल्क्सवैगन बीटल। 1974 में बंडी DES डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज में काम करता था, जो मिसिंग लड़कियों की तलाश करते थे, एंड वहीं पर बंडी की मुलाकात कैरल एन बून से हुई। And soon they started dating. And yes, Bundy was still in a relationship with Elizabeth Klopfer. 6 लड़कियों के गायब होने के बाद फाइनली इनकी मिसिंग होने की खबर न्यूज़पेपर और टेलीविजन में दिखाई गई इन वॉशिंगटन एंड ऑरिगन। ऑन जून 14th, बंडी ने और 2 लोगों को किडनैप किया, जैनिस एन ऑट एंड डेनिस मरी नासलैंड। अब बंडी के खिलाफ 6 से भी ज्यादा विटनेसेस थे और उन विटनेसेस ने बताया कि सस्पेक्ट अपना नाम टेड बताता है। उसने टेनिस आउटफिट पहना था और उसके हाथ में एक स्लिंग लगा हुआ था, एंड ही हैड कैनेडियन एंड ब्रिटिश एक्सेंट। विटनेसेस की हेल्प से पुलिस ने सस्पेक्ट टेड का एक कॉम्पोजिट स्केच बनाया और सारे रीजनल न्यूज़पेपर्स में प्रिंट कराया और लोकल टेलीविजन चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट किया। बंडी का डिस्क्रिप्शन न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन में दिखाने के बाद एलिजाबेथ क्लोपफर, DES का एम्प्लॉई और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी प्रोफेसर ने पुलिस को बंडी के पॉसिबल सस्पेक्ट होने की खबर की। बट अनफॉर्चुनेटली पुलिस के पास उस वक्त 200 से भी ज्यादा सस्पेक्ट के टिप्स थे, एंड बंडी का कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड न होने के कारण पुलिस ने बंडी पर शक नहीं किया। इन अगस्त 1974, बंडी लॉ पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा लॉ स्कूल में गया और उसके यूटा जाट ही लड़कियों का गायब होना शुरू हो गया। मिसिंग लड़कियों के नाम थे नैन्सी विलकॉक्स, 16 ईयर ओल्ड, मेलिसा एन स्मिथ, 17 years old, Laura Ann Amy, 17 years old, Deborah Jean Kent, 17 years old. नवंबर 1974, जब एलिजाबेथ क्लोपफर को पता चला कि बंडी के यूटा जाते ही यूटा की लड़कियां गायब होने लगी हैं, तब उसने पुलिस को बंडी के बारे में वापस जानकारी दी। 1975 में बंडी ने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज यूटा से शिफ्ट करके कोलोराडो में शुरू की और वहां पर भी उसने कई लड़कियों का बलात्कार और मर्डर किया। सारे इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर्स सस्पेक्ट को ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, सो दे रिजॉर्टेड टू द इनोवेटिव स्ट्रैटेजी ऑफ कंपाइलिंग ऑफ डेटाबेस, जिस कारण 100 लोगों के नाम की लिस्ट उनके सामने आई, एंड बंडी इस सस्पेक्ट की लिस्ट में टॉप पर था। 16 अगस्त 1975, बंडी को पहली बार अरेस्ट किया गया जब वो पेट्रोल कार को देखकर भागने लगा। पुलिस ऑफिसर को उसके कार में स्की मास्क, अ सेकंड मास्क फैशन फ्रॉम पैंथीहोज, अ क्रोबार, हैंडकफ्स, ट्रैश बैग, अ कॉइल ऑफ रोप, एन आइस पिक, ऐसी सारी चीजें मिली। पुलिस ने बंडी को जेल में डाला और उसके घर की तलाशी ली, मगर उन्हें वहां ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जो बंडी के खिलाफ कोर्ट में पेश किया जा सके, और इस कारण पुलिस ने बंडी को जेल से रिहा कर दिया। मगर अब पुलिस ने बंडी पर 24 आवर्स निगरानी रखनी शुरू की। पुलिस ऑफिसर्स बंडी के बारे में पूछताछ करने एलिजाबेथ क्लोपफर के घर गए। क्लोफर ने पुलिस को बताया कि उसने अपने और बंडी के घर में कई अजीब चीजें देखी, जैसे क्रचेस, अ बैग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, मीट क्लीवर, सर्जिकल ग्लव्स, ओरिएंटल नाइफ, अ सैक फुल ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स। बंडी वॉज इन डेट, बट ही स्टिल गॉट न्यू टेलीविजन सेट एंड स्टेरियो, और जब क्लोफर ने उसे कन्फ्रंट किया, बंडी सेड, "इफ यू टेल एनीवन देन आई विल ब्रेक योर नेक."
पुलिस ऑफिसर को पता चला कि जब जब लड़कियां गायब हुईं, तब तब बंडी क्लोफ के साथ नहीं था। सितंबर 1975, बंडी ने अपनी कार वोल्क्सवैगन बीटल बेच दी, वो भी एक टीनेजर को। पुलिस ने उस कार को अपने कब्जे में लिया और उसकी अच्छी तरह तलाशी ली और उन्हें 3 हेयर सैंपल मिले जो विक्टिम्स से मैच हुए, एंड दे ऑल न्यू दिस वाज नो कोइंसिडेंस। 2 अक्टूबर 1975, पुलिस ने विटनेसेस को बुलाया टू आइडेंटिफाई द सस्पेक्ट, एंड विटनेसेस ने बंडी को आइडेंटिफाई किया। And now police had enough evidence to charge him with aggravated kidnapping, attempted criminal assault. मगर unfortunately, बंडी के पेरेंट्स ने उसकी बेल कर दी and he was a free man again. नवंबर 1975, जो 3 मेन पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स थे, इस केस में उन्होंने 5 स्टेट्स के 30 डिटेक्टिव्स और प्रोसिक्यूटर्स से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की। And they all were convinced कि बंडी ही murderer है. They all collectively decided and agreed to find more evidence against Bundy. February 1976, Bundy stood trial for kidnapping और उसे guilty पाया गया for kidnapping and assault, and he was sentenced to 15 years in Utah State Prison. अक्टूबर 1976, बंडी को प्रिजन यार्ड के बुशेस में छुपा हुआ पाया गया विद एन एस्केप किट लाइक रोड मैप्स, एयरलाइन स्केड्यूल्स, सोशल सिक्योरिटी कार्ड, और इसके बाद उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। उसी महीने उस पर कैम्बल्स मर्डर केस चार्ज हुआ। जून 1977, कोर्ट में बंडी अपना केस खुद लड़ रहा था। कोर्ट में ब्रेक के दौरान बंडी कोर्ट की लाइब्रेरी में अपने केस पर रिसर्च करने गया और गार्ड के नजरों से बचकर वो लाइब्रेरी की खिड़की से खुद कर वहां से भाग गया। 6 दिनों तक बंडी यहाँ वहां घूमता रहा और उसने एक कार चोरी की, बट लकीली पुलिस ने बंडी को उस चोरी हुई कार में पकड़ लिए और वापस जेल में डाल दिया। जेल में वापस आने के बाद बंडी sawed a hole about 1 square foot between steel reinforcing bar and escaped again. बट जब तक पुलिस को पता चलता that बंडी has escaped again, तब तक बंडी फ्लोरिडा पहुंच चुका था। फ्लोरिडा में आकर बंडी ने पहले चोरी चाकरी की, and then he was back again to raping and killing people. On January 15, 1978, बंडी रात के 2 बजे एक 20 साल की लड़की लीसा जैनेट लीसी के बेडरूम में घुसा। बंडी ने उसे बेहोश होने तक मारा। उसके बटॉक्स को अपने दांतों से इतनी जोर से काटा कि उसके दांतों के निशान उसके बटॉक्स पर छप गए, जिसके बाद बंडी ने उसका गला दबाकर उसकी भी जान ले ली। 12 फरवरी 1978, बंडी ने एक कार चुराई और 3 दिन बाद रात के 1 बजे पुलिस ऑफिसर ने उसे कार की चोरी में गिरफ्तार किया। बंडी ने पुलिस ऑफिसर से कहा, "I wished you had killed me." ट्रायल के वक्त इस बार भी बंडी ने कोर्ट में खुद को रिप्रेजेंट किया। पब्लिक डिफेंडर और डिफेंस टीम ने बंडी से निगोशिएट किया कि इफ ही प्लेड गिल्टी टू द क्राइम्स तो उसे सिर्फ 75 इयर्स की प्रिजन सेंटेंस होगी, और बंडी ने ये ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया था। बट जब उसे रियलाइज हुआ कि उसे पूरी दुनिया के सामने ये कन्फेस करना होगा कि उसने ही ये सारे क्राइम्स किए हैं, तो वो ऐसा नहीं कर पाया। लीसा जैनेट लीसी के बटॉक्स पे जो बाइट मार्क्स थे वो बंडी के टीथ इम्प्रेशन से मैच हुए, और उसके खिलाफ उस केस में एक विटनेस भी सामने आई जिसने उसे लीसा लीसी के घर से बाहर आते हुए देखा विथ मर्डर वेपन। बंडी को डेथ सेंटेंस दी गई फॉर मर्डर कन्विक्शन अपनी पेनल्टी फेज में जब बंडी जेल में था। At that time, he proposed Carol Ann Boone for marriage, and she said yes as she believed Bundy was innocent. 10th February 1980, Bundy को तीसरी बार डेथ सेंटेंस सुनाई गई by electrocution, and he shouted, "Tell the jury they were wrong." 24th October 1982. Bundy और Boone की बेटी हुई Rose, and yes, he was still in jail that time when his daughter was born. Before announcing death sentence to Bundy, look what he said in the court. Watch the next video. Before pronouncing the sentence, Judge Edward Cowart let Bundy make a statement. I'm not asking for mercy, for I find it somewhat absurd to ask for mercy for something I did not do. So I will be tortured for and will suffer for and receive the pain for that act.
but I will not share the burden for the guilt. अपने एग्जीक्यूशन से पहले बंडी ने अपने क्राइम्स का कन्फेशन किया एंड ही सेड, मुझे चीजों पर कब्जा करना अच्छा लगता है। किसी चीज पर कब्जा करना, यही बंडी का मेन मोटिव था फॉर रेप एंड मर्डर। बंडी को लड़कियों को कब्जे में रख के उनका रेप और मर्डर करने में मजा आता था। वो विक्टिम्स की डेड बॉडी को भी कई दिनों तक अपने घर में कब्जा करके रखता था। ही लव कंट्रोल एंड पावर ओवर एवरीथिंग ही हैड स्टोलन और किडनैप्ड। 1988 बंडी की फाइनल एग्जीक्यूशन की डेट सेट हुई, विच वॉज 24 जनवरी 1989। जिसके बाद बंडी ने 30 क्राइम्स का कन्फेशन किया। हिज वाइफ बून वॉज डीपली हर्ट बाय हिज कन्फेशन एंड शी मूव टू वॉशिंगटन विथ हर डॉटर। बंडी ने मोटिव तो बताया, बट वो ऐसा मॉन्स्टर कब, कैसे और किस कारण बना, उसने ये भी कन्फेस किया। वॉच हिज नेक्स्ट इंटरव्यू। My experience with, I say pornography generally, but with pornography that deals on a violent level with the sexuality, is that once you become addicted to it, and I look at this as a kind of addiction. Like an addiction, you keep craving something which is harder, something which gives you a greater sense of excitement. Until you reach the point where the pornography only goes so far. You reach that jumping off point where you begin to wonder if maybe actually doing it will give you that which is beyond just reading about it or looking at it. But I've lived in prison for a long time now, and I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me, and without exception, every one of them was deeply involved in pornography, without question, without exception, deeply influenced and consumed by an addiction to pornography. There's no question about it. The FBI's own study on serial homicide shows that the most common interest among serial killers is pornography. Pornography can reach out and snatch a kid out of any house today. He snatched me out of my home. It snatched me out of my home 20, 30 years ago. And as diligent as my parents were, and they were diligent in protecting their children, there is no protection against the kinds of influences that are loose in a society that tolerates. On 24 January 1989, बंडी को रेनफर्ड इलेक्ट्रिक चेयर में एग्जीक्यूट किया गया and his last words were, I would like you to give my love to my family and friends. यही थी टेड बंडी की कहानी। मैंने उन लड़कों को नींद की दवाई देकर बेहोश किया। बेहोश हो जाने के बाद मैंने उन लड़कों को सेक्सुअली असॉल्ट किया। जब मेरा मन उनसे भर गया, तब मैंने उनके सिर में छेद बनाया और उनकी दिमाग में एसिड और गर्म पानी डाला ताकि वो लोग कोमा में चले जाएं। कोमा में जाने के बाद मैंने उनका गला दबाकर उनकी जान ले ली। अब ये सब करके भी मेरा दिल नहीं भरा, तो मैंने उनके लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए। उनके दिमाग, दिल और थाइस को उबाल कर खाया। बाकी बची बॉडी को मैंने एसिड डाल के गला दिया। मुझे उनकी एक चीज अपने साथ हमेशा रखनी होती थी, इसलिए मैंने उनकी खोपड़ी हमेशा संभाल के रखी ताकि वो लोग हमेशा मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन के रहे। मैंने ये मर्डर्स और सेक्सुअल असॉल्ट तकरीबन 16 या 17 लड़कों के साथ किए, क्योंकि मैं गे हूं और मुझे हैंडसम लड़के अच्छे लगते हैं, स्पेशली उन लड़कों का दिमाग। हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर सच अ डिस्टर्बिंग ऑडियो, मगर आज की कहानी भी इतनी ही डिस्टर्बिंग है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो सिर्फ सीरियल किलर नहीं बल्कि नीक्रोफीलिया और कैनिबलिज्म को प्रीच करता था। आज की कहानी जेफरी डाहमर की है, जिसे लोग मिल्वॉकी कैनिबल या मिल्वॉकी मॉन्स्टर के नाम से भी जानते हैं। जेफरी डाहमर का जन्म 21 मई 1960 मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन में हुआ था। उसके पेरेंट्स उसे हमेशा निग्लेक्ट करते थे। उसकी मां को डिप्रेशन था और उसके पिताजी काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए उसे अपने पेरेंट्स से कोई इमोशनल सपोर्ट कभी मिला ही नहीं। डाहमर को बचपन से ही डेड एनिमल्स के स्केलेटन्स पसंद थे। डाहमर के पिताजी एक एनालिटिकल केमिस्ट थे, तो उन्होंने डाहमर को स्केलेटन को प्रिजर्व करना सिखाया।
14 साल की उम्र में डामर ने स्मोक करना और दारू पीना शुरू कर दिया था। When he hit puberty, तब उसे पता चला कि वो गे है। डामर फैंटेसाइज करने लगा एक ऐसे मेल पार्टनर की जिसे वो डोमिनेट और कंट्रोल कर पाए। 24 जुलाई 1978 में डामर के पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ। डिवोर्स के बाद उसके पिताजी घर छोड़कर चले गए और जैसे डामर 18 साल का हुआ तो उसकी मां अपने छोटे बेटे डेविड को लेके अपने रिलेटिव्स के साथ रहने चली गईं। Leaving Dahmer all alone in that house, they practically abandoned Dahmer. 18 जून 1978 डामर ने अपना फर्स्ट मर्डर कमिट किया। स्टीवन मार्क हिक्स इस 19 साल के लड़के को डामर बियर पीने के बहाने अपने साथ अपने घर ले जाया। कुछ देर बियर पीने के बाद जब हिक्स ने कहा कि अब उसे जाना होगा तो डामर ने उसके सिर पे 2 बार डंबेल से वार किया, जिस वजह से हिक्स बेहोश हो गया। हिक्स के बेहोश होने के बाद डामर ने उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। डामर ने हिक्स की डेड बॉडी को सेक्सुअली असॉल्ट किया और उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए। डामर ने हड्डियों को हथौड़े से मार मार कर उसका पाउडर बना दिया और मांस को एसिड में डालकर गला दिया। जनवरी 1979 डामर यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी में एनलिस्ट हुआ, मगर उसके अल्कोहलिक होने के कारण उसे मार्च 1981 को आर्मी से डिस्चार्ज कर दिया, जिसके बाद डामर के पिताजी ने उसे उसके ग्रैंडमदर के घर रहने भेज दिया। जनवरी 1985 डामर को मिल्वॉकी एम्ब्रोजिया चॉकलेट फैक्ट्री में जॉब लगी। जॉब लगने के बाद वो गे बार्स, गे बाथ हाउस और बुक स्टोर्स जाने लगा। डामर ने एक मैनिक्विन भी चुराया फॉर हिज सेक्सुअल प्लेजर्स। लेट 1985 में डामर रेगुलरली गे बाथ हाउस जाने लगा फॉर हिज सेक्सुअल प्लेजर्स, मगर जब उसके सेक्सुअल पार्टनर इंटरकोर्स के दौरान हिलते थे या मूव करते थे तब उसे बहुत गुस्सा आता था। जून 1985 डामर ने अपने सेक्सुअल पार्टनर को दारू में नींद की दवाई मिलाकर पिलाना शुरू किया ताकि वो लोग इंटरकोर्स के दौरान हिल ना पाए। जैसे ही उसके पार्टनर्स बेहोश हो जाते थे वो उनकी अनकॉन्शियस बॉडी को सेक्सुअली असॉल्ट करता था। 20 नवंबर 1987 ऑलमोस्ट 9 इयर्स बाद डामर ने अपना दूसरा मर्डर कमिट किया। स्टीवन टुओमी, अ 25-year-old मैन, डामर इस आदमी को अपने साथ एम्बेसडर होटल लेकर गया, वेयर ही रेंटेड अ रूम फॉर द इवनिंग। डामर के अकॉर्डिंग उसका इंटेंशन टुओमी को मारने का नहीं था, वो सिर्फ टुओमी को बेहोश करके उसकी अनकॉन्शियस बॉडी को एक्सप्लोर करना चाहता था। लेकिन जब डामर सुबह उठा तो उसने देखा कि टुओमी के मुंह से खून निकल रहा है और उसके पूरे बॉडी पे ब्लैक एंड ब्लू मार्क्स है। एंड डामर रियलाइज्ड दैट ही माइट हैव किल्ड टुओमी, मगर उसे कुछ याद नहीं था कि उसने टुओमी को कब, कैसे और क्यों मारा। डामर ने टुओमी की बॉडी को सूटकेस में डाला और अपने ग्रैंडमदर के घर ले गया। घर जाकर उसने टुओमी के बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए। डामर ने मांस और हड्डियों को अलग किया। हड्डियों को हथौड़े से मारकर उसका पाउडर बनाया और मांस को प्लास्टिक में रैप किया। डामर ने टुओमी के सिर को सोइलैक्स और ब्लीच सॉल्यूशन में डुबाया ताकि सिर से सारा मांस गल जाए और सिर्फ स्कल बचे। स्कल मिलने के बाद डामर ने कई दिनों तक उस स्कल पर सेक्सुअल एक्ट्स परफॉर्म किए, जिसके बाद उसने हथौड़ा मार के उसके स्कल का भी पाउडर बना दिया। टुओमी के इंसिडेंट के बाद डामर ने अपना कंट्रोल पूरी तरह खो दिया एंड ही एक्टिवली वेंट टू गे बार्स टू सर्च फॉर हिज नेक्स्ट विक्टिम्स। डामर लड़कों को पैसों का लालच देता और अपने साथ अपने घर ले जाकर उनके साथ घिनौना काम करके उनकी भी जान ले लेता। His next victims were James Dock Stater, Richard Guerrero, Ronald Flowers Jr. On 25 March 1989, डामर ने अपने 5th विक्टिम का मर्डर किया, a 25-year-old model, एंथनी सीयर्स। सीयर्स ये पहला विक्टिम था जिसका कोई बॉडी पार्ट डामर ने परमानेंटली रिटेन किया। डामर ने सीयर के सिर और जेनिटेलिया को एसीटोन में डालकर प्रिजर्व किया और वुडन बॉक्स में स्टोर किया। ऑन 14 मई 1990 डामर अपने नए घर में शिफ्ट हुआ और अपने साथ वो सीयर्स का ममीफाइड सिर और जेनिटेलिया लेकर गया। डामर का 6th विक्टिम था रेमंड स्मिथ। स्मिथ को मारने के बाद डामर ने एक पोलरॉइड कैमरा खरीदा और स्मिथ के कटी हुई बॉडी के कई सारे पिक्चर्स लिए।
स्मिथ के सिर को भी डाहमर ने प्रिजर्व किया और सीयर्स के सिर के साथ रखा। डाहमर के नेक्स्ट विक्टिम थे एडवर्ड स्मिथ और अर्नेस्ट मिलर। अर्नेस्ट मिलर ये मोस्ट प्रॉबेबली पहला विक्टिम था जिसका हार्ट, लिवर, बाइसेप्स एंड फ्लैश फ्रॉम लेग्स डाहमर ने पकाकर खाया। 26 मई 1991 डाहमर अपने घर एक 14 ईयर ओल्ड सिंथा सॉम्फोन को लेकर आया और ड्रग करके उसे बेहोश किया। डामर ने उसके सिर में एक सिंगल नैरो होल ड्रिल किया और उसके दिमाग में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। कुछ देर डामर सिंथासोम्फोन के साथ उसके बेड पर लेटा और फिर उठकर बार में दारू पीने चला गया। 27 मई 1991 की सुबह जब डामर घर वापस आ रहा था तो उसने देखा कि सिंथासोम्फोन नंगा बाहर खड़ा है विद 3 यंग गर्ल और उन लड़कियों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आने के बाद डामर ने उन्हें बताया कि सिंथासोम्फोन उसका बॉयफ्रेंड है और उनका एक छोटा सा झगड़ा हुआ है एंड नथिंग एल्स, एंड पुलिस एक्चुअली बिलीव्ड दिस नॉनसेंस। पुलिस खुद चलकर सिंथासोम्फोन को डामर के रूम तक छोड़ने आई, दो दे डिडंट एंटर हिज अपार्टमेंट। सिंथासोम्फोन वॉज हेविली ड्रग्ड, तो वो कुछ बोल नहीं पाया। पुलिस के जाने के बाद डामर ने वापस उसके दिमाग में एसिड डाला जिस कारण वो फाइनली मर गया। 22 जुलाई 1991 डामर का नेक्स्ट विक्टिम था ट्रेसी एडवर्ड्स। डामर ने उसे हथकड़ियों से बांधा और जैसे ही डामर का ध्यान हटा, एडवर्ड ने डामर के मुंह पे एक पंच मारा और वहां से भाग गया। एडवर्ड भागकर 2 पुलिस ऑफिसर्स के पास पहुंचा और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। पुलिस ऑफिसर्स डामर के घर गए और घर की छानबीन की और वहां का नजारा देखकर वो लोग दंग रह गए। उन्हें वहां कटी हुई लाशों की पोलरॉइड फोटोज, 4 लोगों का कटा हुआ सिर, 7 लोगों का स्कल, फ्रिज में 2 ह्यूमन हार्ट्स एंड आर्म मसल्स, फ्रीजर में ह्यूमन ऑर्गन एंड फुल टॉर्सो, 2 लोगों के स्केलेटन, 2 कटे हुए हाथ, 2 कटे हुए पीनिसेस, अ ममिफाइड स्कल और एक 57 गैलन का ड्रम जिसमें एसिड था और उस एसिड सॉल्यूशन में एक ह्यूमन टॉर्सो का मांस गलने रखा था। 23 जुलाई 1991 डामर ने सब कुछ कन्फेस किया। डामर ने पुलिस ऑफिसर्स को बताया कि उसने ह्यूमन मीट पहले सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए खाया, मगर बाद में उसे फील हुआ कि ह्यूमन मीट खाने से वो अपने विक्टिम्स को हमेशा अपने पास रख पाएगा। डामर एक स्कल ऑल्टर बनाना चाहता था। He even made a blueprint for that. Watch Dahmer Confessions interview. I had these obsessive desires and thoughts wanting to control them, to possess them permanently. And that's why you killed them? Right, right. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. And as my obsession grew, saving body parts such as skulls and skeleton, offer them money, and we'd go back to the apartment, have a few drinks. I'd have the sleeping pill mixture already prepared. Person would drink it, fall asleep, and that's when they would be strangled. One time I brought this young man back to the hotel room, the Ambassador Hotel. Was just planning on drugging him and spending the night with him. Had no intention of hurting him. When I woke up in the morning, he had a broken rib here. Was heavily bruised. Apparently I had beaten him to death with my fist. Eating of the heart and the arm muscle. It was a way of making me feel that they were a part of me. At first it was just curiosity, and then it became compulsive. Then I tried to keep the person alive by inducing a zombie-like state. By injecting first dilute acid solution into their brain or hot water. 13th January 1992 डामर को गिल्टी पाया गया for 15 counts of murder. 30 January 1992
डामर का केस ट्रायल शुरू हुआ where he was charged with 15 counts of first-degree murder. फोरेंसिक साइकाइट्रिस्ट ने कहा कि डामर को बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अल्कोहलिक डिपेंडेंस एंड साइकोटिक डिसऑर्डर है। माइकल मैककेन द डिफेंस काउंसिल डिडंट एग्री विद दिस और उन्होंने कहा कि डामर सजा से बचने के लिए डिसऑर्डर्स के बहाने दे रहा है। 15 फरवरी 1992 को कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया। Dahmer was ruled to be sane and not suffering from a mental disorder at the time of each murder. 17 February 1992, Dahmer के अटर्नी ने कोर्ट से कहा कि Dahmer एक स्टेटमेंट देना चाहता है। Watch the next video for his statement. Your Honor, it is over now. This has never been a case of trying to get free. I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. This was a case to tell the world that I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. The doctors have told me about my sickness, and now I have some peace. I know how much harm I have caused. I tried to do the best I could after the arrest to make amends, but no matter what I did, I could not undo the terrible harm I have caused. I feel so bad for what I did to those poor families, and I understand their rightful hate. No, I will be in prison for the rest of my life. अपने स्पीच के बाद डामर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई। डामर को कोलंबिया करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर किया गया और सॉलिटेरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। डामर की रिक्वेस्ट पर उसे बाइबल दी गई और उसका बैप्टिज्म भी कराया गया, एंड नाउ he was no longer in solitary confinement. 28 November 1994, डामर अपने इनमेट्स जेसी एंडरसन और क्रिस्टोफर स्कारवर के साथ काम कर रहा था एंड दे वर लेफ्ट अनसुपरवाइज्ड। सुबह 8 बजे डामर बाथरूम के फ्लोर पर बेहोश पाया गया। He was rushed to the hospital, मगर 1 घंटे बाद he was declared dead. Apparently, क्रिस्टोफर स्कारवर ने डामर और एंडरसन के सिर पर मेटल बार से 2 बार वार किया, because of which Anderson and Dahmer both died. Scarver apparently schizophrenic था, and he said, God told me to do this. Victims के parents का mixed reactions था. Some were happy and some were sad because Dahmer didn't suffer like them. Well, this is how serial killer Jeffrey Dahmer crime documentary comes to an end. I genuinely hope you liked this video, and if you did, then make sure to like and share this video and subscribe to my channel.